हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में जानेंगे। झारखंड के जनजातियों का ये पांचवा क्लास है, यानी इसके पहले 4 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन्हें आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उन्हें भी देख ले। उन 4 क्लास में हम लोग झारखंड के 8 जनजातियों के बारे में देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि झारखंड में वर्तमान में कुल 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। कितने? तो कुल 32 प्रकार की जनजाति वर्तमान में झारखंड में पाई जाती है। और एक दिन में हम लोग झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में जानते हैं। यानी इन 32 जनजातियों को हम लोग 16 क्लास में कवर कर लेंगे। और एक दिन में हम लोग झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझते हैं, ताकि आने वाले एग्जामों में झारखंड के जनजातियों से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो हमें पता हो। इसलिए हम लोग एक दिन में झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड की जनजातियों के बारे में जानते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब मैंने आपको बताया कि झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति जो है वो पाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वो झारखंड के 32 प्रकार की जनजाति। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ये पूरे झारखंड के 32 प्रकार की जनजाति है और 1 बाय 1 करके हम लोग झारखंड के 32 प्रकार के जनजातियों के बारे में जानने वाले हैं। अब तक हम लोग झारखंड के 8 प्रकार के जनजातियों के बारे में देख चुके हैं और आज हम लोग झारखंड के 2 और जनजातियों के बारे में जानेंगे। तो ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर ले। इंस्टाग्राम पे आप जरूर से जरूर हमें फॉलो कर ले, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ते हैं उनका क्विज जो है वो इंस्टाग्राम पे आयोजित किया जाता है। उस क्विज के हेल्प के थ्रू आप जो है आसानी से इनका रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको पिछले 4 क्लासों में बताया था कि झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है और 1 बाय 1 करके हम लोग इन 32 प्रकार के जनजातियों के बारे में जानेंगे। इन 32 में से 8 जो है आदिम जनजाति है, 24 जो है अनुसूचित जनजाति है। 8 आदिम जनजाति है और 24 अनुसूचित जनजाति है। साथ ही साथ मैंने आपको कई बार बताया है कि जब झारखंड का निर्माण किया गया था, यानी 15 नवंबर 2000 में, उस समय झारखंड में केवल 30 जनजाति थी, लेकिन वर्तमान में झारखंड में 32 जनजाति है। यानी झारखंड के निर्माण के बाद 2 जनजातियों को शामिल किया गया है। तो ये वो 2 जनजाति कौन कौन है जिन्हें शामिल बाद में किया गया है? तो ये वो 2 जनजाति है, कंवर जनजाति और कोल जनजाति। कंवर जनजाति और कोल जनजाति। कंवर जो है झारखंड की 31वीं जनजाति है और कोल जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है। इन दोनों को झारखंड निर्माण के बाद शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया है? 8 जनवरी 2003 में। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 342 के तहत। अब देखिए, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, एग्जामों में पूछा गया है कि झारखंड में कितनी जनजाति है, तो झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति है। झारखंड निर्माण के समय कितनी जनजाति थी? 30। आप अगर झारखंड का कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, एग्जामों में पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड की 31वीं जनजाति कौन सी है? कंवर। झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है? कोल। इन दोनों जनजातियों को कब शामिल किया गया था? 8 जनवरी 2003 में। कौन से आर्टिकल के तहत शामिल किया गया इन दोनों जनजाति को? सॉरी, इन दोनों जनजातियों को? तो आर्टिकल 342 के तहत। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आज हम लोग लोहड़ा जनजाति के बारे में जानने वाले हैं।
लोहड़ा जनजाति की बात करेंगे तो इनका भौगोलिक विस्तार जो है रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदग्गा, सिंहभूम, संथाल परगना, धनबाद, पालामू, हजारीबाग, बोकारो, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताई है कि जब इन सभी जगहों की बात की जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल इन्हीं जगहों पे ये जनजाति देखने को मिलेगा, बल्कि पूरे झारखंड में आपको ये जनजाति देखने को मिल जाएगी। लोहरा, कोई भी जनजाति पूरे झारखंड में मिल जाएगी, लेकिन उनकी सर्वाधिक जो मात्रा है, सर्वाधिक जो संख्या है, वो इन जगहों पे ज्यादा मिलेगी आपको। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सिंहभूम, संथाल परगना, धनबाद, पलामू, हजारीबाग, इन सभी क्षेत्रों में लोहरा जनजाति की जो जनसंख्या है वो आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। बाकी ऐसा नहीं है कि यहां पे सरायकेला खरसावां नहीं कहा गया तो सरायकेला खरसावां में नहीं मिलेगा, यहाँ पे गढ़वा नहीं कहा गया, चतरा नहीं कहा गया, गिरिडीह नहीं कहा गया, तो आपको उस जगह पे लोहरा जनजाति की जो लोग हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या उनकी नहीं मिलेगी। तो भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रजातीय समूह की। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड इनका प्रजातीय समूह है और भाषा जो है उनकी सदानी है, सदानी। जिस तरीके से संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं, उसी तरीके से लोहरा जनजाति के लोग सदानी भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख गोत्र जो है साठ, सोन, मगहिया, तुतली, मछुआ, ये इनके प्रमुख गोत्र है। और प्रमुख देवता की बात करेंगे तो सिंगबोंगा इनके प्रमुख देवता हैं। मैंने आपको बहुत बार बताई है, आप जरा अच्छे से देख ले कि जनजातियों के जो प्रमुख देवता हैं वो आपको 90% जनजातियों के सिंगबोंगा ही प्रमुख देवता मिलेंगे। यानी 90% जनजाति के लोग सिंगबोंगा को ही प्रमुख देवता के रूप में मानते हैं। तो इनके भी प्रमुख देवता सिंगबोंगा ही है। ठीक है, प्रमुख त्योहार कौन कौन से है? तो सरहुल, कर्मा, सोहराय, फगुआ, ये इनके प्रमुख त्योहार है। और लोहरा जनजाति के लोग लोहे की कला से निपुण होते हैं, यानी लोहे की कला से ये अच्छे से परिपूर्ण होते हैं, ये लोहे की कला अच्छे से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं लोहरा जनजाति के लोगों को। तो लोहरा जनजाति के जो लोग होते हैं वो लोहे की कला से परिपूर्ण होते हैं, निपुण होते हैं, लोहे की कला अच्छे से ये जानते हैं। तो आई होप कि आपको लोहरा जनजाति क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? तो इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में देखे, इनकी भाषा के बारे में देखे सदानी, और इनका प्रजातीय समूह जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। प्रमुख देवता सिंगबोंगा, प्रमुख त्योहार सरहुल, कर्मा, फगुआ, सोहराय। ठीक है, और लोहे की कला से ये निपुण होते हैं। तो आप लोग इन्हें ये देख ले, कोई भी जनजाति पूरे झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबर जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति? सबर जनजाति के बारे में। सबर जनजाति की बात करेंगे तो सबर जनजाति को 4 उप जनजातियों में बांटा गया, 4 उपजाति में बांटा गया। सबर जनजाति को 4 उपजाति में बांटा गया है। झरा, बांसु, जटापंती, जहरा। झरा, बासु, जटापंती, जहरा। तो सबर जनजाति को 4 उपजाति में बांटा गया है। पहला पॉइंट, इनके अस्तित्व का जो प्रमाण है वो त्रेता युग में मिला, यानी महाभारत के समय इनके अस्तित्व का प्रमाण मिला है। ये कौन सा युग चल रहा है? ये चल रहा है कलयुग। त्रेता युग में इनके अस्तित्व का प्रमाण मिला है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबर जनजाति के अस्तित्व का प्रमाण कब मिला है, कौन से युग में? तो त्रेता युग में सबर जनजाति के अस्तित्व का प्रमाण मिला है। आगे देखते हैं, भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे। सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन क्षेत्र में इनका भौगोलिक विस्तार ज्यादा है, यानी ये सर्वाधिक जनसंख्या में आपको वहां पे निवास करके मिल जाएंगे। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करते ये मिल जाएंगे सबर जनजाति के लोग। ग्राम प्रधान को ये लोग प्रधान कहते हैं, ग्राम प्रधान को प्रधान कहते हैं। अब मैंने आपको कई जनजातियों के बारे में पढ़ाया है। किसी में ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है, किसी में मुखिया कहा जाता है, किसी में पोटे कहा जाता है।
तो अलग अलग जनजाति अलग अलग ग्राम प्रधान जो है उनको मानते हैं। और ग्राम प्रधान के जो सहायक है उन्हें गोड़ाइत कहते हैं। ग्राम प्रधान को प्रधान और उनके सहायक को गोड़ाइत। और जो ग्राम प्रधान होता है वो परंपरागत होता है, यानी ग्राम प्रधान उसका बेटा ही होगा, अगला ग्राम प्रधान उसका बेटा होगा, अगला ग्राम प्रधान, यानी उसका बेटा होगा अगला ग्राम प्रधान, राजा का बेटा ही राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। इस तरीके से परंपरागत, यानी जो ग्राम प्रधान है उसका बेटा ही ग्राम प्रधान होगा, फिर उसका बेटा ग्राम प्रधान होगा, फिर उसका बेटा ग्राम प्रधान होगा। तो ग्राम प्रधान जो है वो परंपरागत होता है इस जनजाति में, सबर जनजाति में। लेकिन ये जो है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर क्वालिटी रहेगी, जिसके अंदर एबिलिटी रहेगी, उसे ही ग्राम प्रधान बनना चाहिए। क्योंकि ग्राम को विकास करने का काम ग्राम प्रधान का ही होता है। और ग्राम प्रधान को ये अगर नहीं मालूम होगा कि गांव को कैसे विकास करे, गांव के लोगों का कैसे विकास करे, तो वो कैसे विकास कर पाएगा। इसीलिए परंपरागत नहीं होना चाहिए। जिसमें क्वालिटी है, जिसमें एबिलिटी है, वो ग्राम प्रधान बने। तो सबर जनजाति में ग्राम प्रधान का जो है वो परंपरागत ही होता है। ठीक है। बधु मूल्य को पोटे कहते हैं। पोटे, बधु मूल्य का मतलब क्या है, तो दहेज को बधु मूल्य कहा जाता है। यानी शादी के समय लड़की की फैमिली के द्वारा लड़के की फैमिली को जो पैसे दिए जाते हैं उसे कहते हैं बधु मूल्य, यानी आज के समय पे हम लोग दहेज कहते हैं। तो दहेज को यानी बधु मूल्य को इस जनजाति के लोग पोटे कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटे। पोटे। लोक नृत्य जो है डोमकच, पंता सालिया नृत्य, ये इनके कुछ प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख देवता जो है इनकी काली है, मां काली की ये पूजा करते हैं। ठीक है। तो इनके प्रमुख देवता की बात करेंगे, मां काली इनके प्रमुख देवता हैं। पूर्वजों की पूजा जब होती है उस समय मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है। इनके पूर्वजों की जब पूजा होती है उस समय मुर्गों की जो है वो बलि चढ़ाई जाती है। ठीक है। और गांव का जो पुजारी होता है इसे दिहुरी कहते हैं। दिहुरी, गांव के पुजारी को दिहुरी कहते हैं। तो आई होप सबर जनजाति के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग पिछले क्लास में जो भी पढ़े हैं, जो भी जनजातियों के बारे में देखे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि खोंड जनजाति में सरिया प्रथा क्या होता है। तो मैंने आपको खोंड जनजाति के बारे में भी पढ़ाया है और सरिया प्रथा के बारे में आपको बताया है। खोंड जनजाति में एक प्रथा होता है सरिया प्रथा। ये नरबलि प्रथा है। क्या प्रथा है? नरबलि प्रथा है। यहां पे मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है खोंड जनजाति में। तो आप सोच सकते हैं आज के टाइम पे भी ये प्रथा जारी है, नरबलि प्रथा। भारत की चौथी पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो हमारे झारखंड की जो दूसरी सर्वाधिक पाए जाने वाली जनसंख्या है, सॉरी जनजाति है, वही भारत की चौथी है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में संथाल और दूसरी सर्वाधिक उरांव जनजाति पाई जाती है। उसी तरीके से भारत में सर्वाधिक तीसरी जनजाति संथाल और चौथी उरांव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उरांव। उरांव जनजाति झारखंड की भारत की चौथी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है और उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति स्वयं को कुडुक कहती है? कुडुक। तो उरांव जनजाति ही स्वयं को कुडुक कहती है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उरांव। उरांव जनजाति ही स्वयं को कुडुक कहती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो मैंने आपको बताया कि उरांव जनजाति के जीवन का मुख्य आधार है कृषि। ये कृषि करके ही अपने जीवन व्यापन करते हैं। ठीक है। तो उरांव जनजाति के मुख्य आधार हैं कृषि। कृषि करके ही अपना जीवन ये व्यापन करते हैं। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ज्यादातर 90% जनजाति के जो लोग हैं वो सिंगबोंगा को ही प्रमुख देवता के रूप में मानते हैं। लेकिन उरांव जनजाति के साथ ऐसा नहीं है। उरांव जनजाति जो है इनके प्रमुख देवता है धर्मेश।
और धर्मेश को ये सूर्य के समान मानते हैं। ठीक है, तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता है धर्मेश। कौन? धर्मेश। धर्मेश को ये सूर्य के समान मानते हैं। और उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन कहा जाता है। पाहन, पाहन। ठीक है, तो उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिए। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप अच्छे से सभी चीजों को समझिए होंगे। और आज हम लोग जिन 2 जनजातियों के बारे में पढ़े उनको आपको कोई डाउट नहीं है, सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।